अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसको क्लासिकल नज़रिया रोज़गार कहा जाता है। क्लासिकल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसका ताल्लुक फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ है। क्लासिकल्स ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर देर इज़ ऑलवेज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, मुकम्मल रोज़गार की सूरत हाल जो है वो पाई जाती है। अब मुकम्मल रोज़गार क्या है कि इकॉनमी के अंदर अगर तमाम वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनको उनकी अहलियत के मुताबिक काम जो है वो मुयस्सर है, यानी अगर उनकी जितनी एलिजिबिलिटी है, जितना वो काम करने के काबिल हैं, उनको उनकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक जो है वो काम मिला हुआ है। सो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब क्लासिकल से कहते हैं कि किसी भी वक्त इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। इकॉनमी में हर वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है विदाउट इन्फ्लेशन, यानी एक तरफ तो फुल एम्प्लॉयमेंट है और दूसरी चीज़ क्या है कि इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन भी नहीं होता। अब फुल एम्प्लॉयमेंट यानी मुकम्मल रोज़गार के पीछे जो वो रीज़न बताते हैं कि वाई इकॉनमी अटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट ऑल द टाइम, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस, यानी इकॉनमी के अंदर जो उजरतें हैं, वेजेस हैं और प्राइसेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, लचकदार हैं। यानी अगर किसी भी वक्त कोई डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, यानी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट से डेविएट करती है, तो इकॉनमी में ऐसी फोर्सेस जो कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस एंड वेज है वो मौजूद होती हैं, जिसकी मदद से इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली दोबारा से अटेन हो जाता है। अब क्लासिकल्स जो हैं वो अपने इस मॉडल को सर्टन अजम्पशंस पर बेस करते हैं। सबसे पहली अजम्पशन सेम कि इकॉनमी में देर इज़ ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, फुल एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब नहीं होता। सेकंड जो है वो है लेस इज़ फेयर इकॉनमी। लेस इज़ फेयर इकॉनमी के बारे में आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि ये लेस इज़ फेयर इकॉनमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो नहीं होती, आज़ाद मईशत होती है कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो फ्री होता है, जो चाहे वो प्रोड्यूस करे और जो चाहे वो प्रोड्यूस ना करे, यानी देर इज़ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत की अदम मुदाखलत होती है। थर्ड जो है वो कहता है कि जी परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है मेहनत की मंडी में, लेबर मार्केट में एंड गुड्स अशिया की मंडी में, यानी अशिया की मंडी में और मज़दूरों की मंडी में, यानी मेहनत की मंडी में, लेबर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन जो है वो पाया जाता है। दूसरा वो कहता है जो लेबर आपने काम पर लगाई है, ऑल लेबर इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक तरह की लेबर है, यानी एक कोई X1 प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी इंडस्ट्री X2 प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर एक लेबर यहाँ पर काम कर रही है और ये एग्री सेक्टर में काम कर रही है, ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो कहते हैं कि लेबर एक जैसी है, होमोजीनियस है, कि अगर आप इस एग्रीकल्चर सेक्टर वाली लेबर को निकाल कर यहाँ ले जाएं तो वो यहाँ पर भी उतना ही एफिशिएंटली काम करेगी जितना वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। नेक्स्ट अजम्पशन है QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, नज़रिया मिकदार ज़र। नज़रिया मिकदार ज़र के तहत जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो फंक्शन है मनी सप्लाई का। आपने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है नज़रिया मिकदार ज़र का कि MV इज़ इक्वल टू PT और PY, यानी अगर किसी वक्त ज़र की रसद 2 गुना कर दी जाती है तो कीमतें भी 2 गुना हो जाती हैं, जबकि V और Y वेलोसिटी ऑफ मनी और आउटपुट लेवल ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। उसके बाद सिक्स अजम्पशन अभी आपने ऊपर पढ़ी, दैट वेजेस एंड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट ऑल आर फ्लेक्सिबल। ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, यानी ये सारे वेरिएबल्स ऐसे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर आती है। अब जो क्लासिकल मॉडल है इसके जो बेसिक पिलर्स हैं वो दो हैं। एक सेज लॉ ऑफ मार्केट
दूसरा है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले उनको जिस चीज़ के बारे में बताया जाता है वो बार्टर सिस्टम और सेल्स लॉ है। सेल्स लॉ ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं वो अपनी तलब जो है वो ख़ुद पैदा कर लेती हैं, रसद अपनी तलब ख़ुद पैदा करती है। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कि अगर आप कीमतों को दो गुना करेंगे तो आपके पास अगर आप ज़र की रसद को दो गुना करेंगे तो कीमतें आपके पास दो गुना हो जाएंगी। इसके अलावा हमें पता है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें बताती है कि कीमतें जो हैं वो फंक्शन है मनी सप्लाई का, यानी मनी सप्लाई इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद जो है अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखें मनी सप्लाई और प्राइसेस के रिलेशनशिप को, वी हैव एम वी कर्व। इसको आप ज़र की रसद का ख़त भी कहते हैं। ये आपके मनी सप्लाई कर्व है। यहाँ पर आपके पास आउटपुट ली जाती है पैदावार, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपके पास प्राइसेस ली जाती हैं। वी हैव फर्स्ट पॉइंट M1, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया M1। अब अगर ज़र की रसद को इंक्रीज़ किया जाता है, इफ़ इट गॉट डबल्स M2V, यानी MS2 ज़र की रसद का दूसरा ख़त, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो क्योंकि क्लासिकल्स के मुताबिक देयर इज़ ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी जो है वो M1 पॉइंट से M2 पर चली जाएगी, और जितना इंक्रीज़ यहाँ पर मनी सप्लाई में हुआ है वो सारे का सारा इंक्रीज़ इक्वेट कर जाएगा P1 से P2 पर, यानी आपकी प्राइसेस जो हैं वो डबल हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को वेजिस के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी के अंदर कीमतें बढ़ जाने से लेबर यूनियंस जो हैं वो स्ट्राइक्स करती हैं और बाकी सारी फोर्सेस अमल में आती हैं, और वो अपनी वेज में, अपनी उजरतों में इजाफे का जो है वो मुतालबा करती हैं। तो अब यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लेबर यूनियंस काम नहीं कर रही या लोगों की वेजेस बढ़ती ही नहीं। तो उसके लिए इस प्राइस इंक्रीज़ को शो करने के लिए वो किस तरह से वेजेस में अपना अमल जो है अपना किरदार अदा करता है, उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे रियल वेज कर्व। ये एक्स एक्सिस पर कीमतें आ गई, ये आपके पास आ गई ज़री उजरतें। अब यहाँ पर हम एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दैट इज़ W/P। ये आपके पास आ गई रियल वेजेस, इसको आप रियल वेज कर्व भी कह सकते हैं, या आप इसको वेज प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, वेज प्राइस लाइन। अब ये आपके पास इक्वालिटी आ गई। अगर आप इस P1 को नीचे ड्रैग करें तो इन P1 पर जो ज़री उजरतें थी दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल W1, और रियल उजरतें इस पॉइंट पर थी M1। अगर ज़र की रसद में इजाफे से जब कीमतें दो गुना हो जाती हैं तो अब जो इंक्रीज प्राइसेस हैं इनको अगर आप नीचे लेके आए, यू गेट P2। अब ये P2 प्राइसेस इस रियल वेज कर्व को इस पॉइंट पर M2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये आपके पास आ गया W2। अब यहाँ पर देखें कि आप ज़र की रसद में इजाफे से हकीकी उजरतों में कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि कीमतों में इजाफे से ज़री उजरतों में जो है वो इजाफा हो गया है। सो इन शॉर्ट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें ये बताती है क्लासिकल मॉडल के अंदर कि जब ज़र की रसद को दो गुना कर दिया जाता है तो कीमतें और ज़री उजरतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, जबकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है YF, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। इस सब को आप यहाँ इस फॉर्म में दे सकते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है मनी के बारे में? क्लासिकल का कॉन्सेप्ट है दैट मनी इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिर्फ आपके पास एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम करता है
इसका रियल सेक्टर पे, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि ये सिर्फ आपके पास एक काला मुबादला है जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन इसका रियल सेक्टर जो कि आउटपुट सेक्टर होता है, रियल सेक्टर पर इसका कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं होता। इसी तरह सेल्स लॉज हो गया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन दोनों की बेसिस पर हम क्लासिकल मॉडल्स जो हैं वो डिवेल्प करते हैं। अब सेल्स लॉ एक जो है, एक तो आपके पास आ जाएगा गुड्स मार्केट के अंदर, यानी सिंपली सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि जो चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे वो अपनी डिमांड को खुद प्रोड्यूस कर लेगी। इसी तरह प्रोफेसर पिगो ने जो है वो एक पिगोवियन इक्वेशन दी, पिगोवियन इक्वेशन, या ये कह लें इस इक्वेशन की मदद से प्रोफेसर पिगो ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को जो है वो अप्लाई किया लेबर मार्केट के अंदर। अब इसमें एन जो है दैट इज़ नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, यानी जितने लोग रोज़गार पर रखे गए हैं। वाई इसमें आपके पास इनकम है, जिसको नेशनल इनकम कह सकते हैं। डब्ल्यू आपके पास जो है दैट इज़ मनी वेज रेट, ये आपके पास आ गई ज़री उजरतें, मनी वेजेस, ज़री उजरतें। अब क्यू क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इनकम अर्नड, यानी ये जो टोटल इनकम है, कौमी आमदनी है, इसमें से जो वेजेस हैं वो कितनी हैं जो एम्प्लॉयड को मिल रही हैं। अब देखें इनकम में और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जा रहा है, ये बिल्कुल डायरेक्ट है, n इज़ इक्वल टू वाई। अगर आमदनी में इजाफा होगा तो लोगों की जो रोज़गार है, सरमायाकारी ज़्यादा होगी, लोगों का रोज़गार जो है वो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तरह मनी वेजेस जो हैं, उजरतें, उसका लेबर के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी अगर वेजेस ज़्यादा हो जाती हैं, यानी अगर जो फर्म्स हैं उनको ज़्यादा वेजेस पे करना पड़ती हैं, तो ज़्यादा वेजेस पे करने से होगा क्या कि वो कम लोगों को काम पर रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पिगोवियन के जो वेज रिडक्शन है, अगर उजरतों में कमी हो जाती है या कमी की जाती है तो वो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाती है। अब पिगोवियन इक्वेशन कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल मॉडल में उस वक़्त हो सकती है जब तमाम की तमाम जो लेबर है, जो मज़दूर तबका है, वो जो उजरतें रिसीव कर रहा है वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मज़दूरों की मुख्ततम पैदावारियत की मालियत वैल्यू के बराबर हो जाए। यानी एक फर्म अगर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है और एक यूनिट की कीमत 2 रुपये है, तो उसके पास 20 रुपीज़, यानी उस चीज़ को मार्केट में सेल करने के बाद 20 रुपये हासिल होते हैं। और अगर उस लेबर को 20 रुपीज़ ही वेज पे की जा रही है तो आपकी इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा। लाइक वैल्यू ऑफ VMPL प्राइस ऑफ लेबर या प्राइस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बाय द लेबर, प्राइस इनटू MPL। अब एक फर्म जो है वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, ये उसकी मुख्ततम पैदावारियत है, और एक चीज़ की कीमत जो है वो 2 रुपये है। तो इस तरह से 20 रुपये, यानी इन 10 रुपये 10 यूनिट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो 20 रुपये होगी। अगर वेजेस जो उस लेबर को दी जा रही हैं वो 20 रुपीज़ के बराबर हैं तो इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर फर्म को इससे ज़्यादा पे करना पड़ता है, यानी एक बंदा 20 रुपये के बराबर काम कर रहा है लेकिन फर्म को 40 रुपये पे करना पड़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में इकॉनमी के अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड कम हो जाएंगे। सो दैट इज सेल्स लॉ ऑफ मार्केट गुड्स सेक्टर में, और प्रोफेसर पिगोस इंटरप्रिटेशन यानी लेबर मार्केट के अंदर पिगोवियन इक्वेशन के साथ सेल्स लॉ को इंट्रोड्यूस कराता है। सेकंड चीज़ आपके पास आ गई क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब क्लासिकल मॉडल को बिल्ड करने के लिए या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए वी नीड सर्टेन मार्केट्स। 3 मार्केट्स हमें चाहिए। फर्स्ट मार्केट है आपके पास गुड्स मार्केट, ये आपके पास आ जाता है रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी गुड्स मार्केट, इसको आउटपुट भी कह सकते हैं आप।
अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट है या जो क्यू है, आउटपुट को आप क्यू से भी जाहिर कर सकते हैं, हम वाई से भी जाहिर कर सकते हैं. सो आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर विद द रेस्ट ऑफ कैपिटल्स कांस्टेंट. और क्योंकि बाकी कैपिटल कांस्टेंट है तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि ये एक शॉर्ट रन अरसा कलील का मॉडल है. तो हमारे पास क्लासिकल मॉडल आ गया, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर. दूसरी बात, हमने जब फंक्शनल रिलेशनशिप स्टडी किए थे वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन. ये पॉजिटिव फंक्शन है, यानी जैसे जैसे आप लेबर की यूनिट्स बढ़ाएंगे आउटपुट आपके पास बढ़ती जाएगी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ. अब वो डिक्रीजिंग रेट के साथ कैसे बढ़ती है, उसके लिए हम डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर आ गई हमारे पास मेहनत की इकाइयाँ, लेबर की यूनिट्स. ये आपके पास आ गई आउटपुट एंड दैट इज़ MPL, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. अब ये आपके पास फंक्शन आ गया, y इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर. अब आपने फर्स्ट लेबर अपॉइंट की और फर्स्ट लेबर ने आपको आउटपुट दी y1. इस लेबर को अगर आप नीचे एक्सटेंड करें तो सपोज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट लेबर थी और इसने हमें 10 यूनिट्स के बराबर आउटपुट दी. सो वी गेट पॉइंट A हेयर, वी गेट पॉइंट A डैश हेयर. अब अगर मज़ीद लेबर आप काम पे लगाते हैं, दैट इज़ L2. इस L2 को नीचे एक्सटेंड करें, L2, तो यहाँ पर y2 आउटपुट आपके पास आ गई और ये आउटपुट आप पहले से कम है, दैट इज़ 8 B पॉइंट. अब फर्दर अगर आप आउटपुट फर्दर अगर लेबर अपॉइंट करते हैं L3 पर, तो यहाँ पर देखें कि L3 अब आपको पहले से भी कम आउटपुट दे रही है, दैट इज़ y3 C पॉइंट. अब दैट इज़ चेंज इन लेबर. इतनी आपने लेबर लगाई और इतनी आपको आउटपुट मिली फर्स्ट पॉइंट पर. सेकंड, यहाँ पर जब इससे फर्दर आपने इंक्रीज़ किया लेबर के अंदर, तो आउटपुट में होने वाला इजाफा y2 बहुत कम था. तो इसका मतलब है जो नई लेबर आपने काम पर लगाई है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो पहले से भी कम है, दैट इज़ लोअर डाउन. सो B एंड C हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए. अगर आप इसके बाद भी लेबर की यूनिट्स लगाते हैं तो यहाँ पर आउटपुट में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ. तो L4 पर आपकी आउटपुट जो है वो 0 होगी. अगर मज़ीद आप लेबर को अपॉइंट करते चले जाते हैं, उनको रोज़गार देते चले जाते हैं, तो आप देखिए आपने लेबर में तो इजाफा किया है, चेंज इन L, लेकिन चेंज इन Y कितना है, नेगेटिव. आपकी आउटपुट पहले से भी फॉल कर गई है. तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी कर्व है वो नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में. ये तो इस तरह से आपने देखा कि लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज़ करते करते हमारे पास आउटपुट में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट के साथ इजाफा हो रहा है और एक पॉइंट पर आकर ये 0 हो जाती है. टोटल आउटपुट इज़ 0. यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 होगी और यहाँ पर आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, दैट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम. यानी इससे ज़्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. अगर आप ज़्यादा आउटपुट के लिए मज़ीद लोगों को काम पर रखेंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो पहले से फॉल कर जाएगी. तो इस तरह से इन पॉइंट्स को अगर आप आपस में कंबाइन करें, सो यू विल गेट नेगेटिवली स्लोप्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व. देन हमारे पास आ जाती है लेबर मार्केट. सेकंड मार्केट है हमारे पास लेबर मार्केट. लेबर मार्केट में डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दो डिटर्मिनेंट्स हैं जो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम को सामने लेकर आते हैं. अब दोनों फंक्शंस क्या हैं, रियल वेजेस का फंक्शन है, डिमांड फॉर लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस. ये हम फंक्शनल रिलेशनशिप में पढ़ चुके हैं कि अगर हकीकी उजरतों में इजाफा होगा तो फर्में जो हैं वो कम लोगों को काम पर रखेंगी, तो देर इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व. और अगर आप सप्लाई ऑफ लेबर को देखें तो सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस. अगर फर्में ज़्यादा उजरतें पे करती हैं तो ज़्यादा लोग काम पर
आना चाहेंगे, यानी मज़दूर तबका ज़्यादा रसद प्रोड्यूस करेगा, तो देर इज़ पॉजिटिव relationship and positively sloped curve. So we draw the labor market. ये हमारे पास आ गई रियल वेजेस, और ये आ गया आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर. हमारे पास पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई ऑफ लेबर कर्व और नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड फॉर लेबर कर्व. अब यहाँ पर हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम, दैट इज़ W/P स्टैटिक और YF, यानी ये रोज़गार की वो सतह है जहाँ पर इकोनॉमी के अंदर मुकम्मल रोज़गार पाया जाता है और मज़दूरों की तलब और रसद आपस में बराबर हो जाती है. अब फ़र्ज़ करते हैं कि किसी वक्त इकोनॉमी के अंदर उजरतों में इजाफ़ा हो जाता है, तो इस कंडीशन में देखें कि आपकी डिमांड जो है वो ए पॉइंट पर है, सप्लाई ऑफ लेबर बी पॉइंट पर है. तो यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है, ये एरिया शो कर रहा है कि यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ग्रेटर देन डिमांड फॉर लेबर. अब सप्लाई ज़्यादा है, जब एक चीज़ आसानी से मिल रही है, चीपर रेट पर अवेलेबल है, तो फर्म्स हायर वेजेस पे नहीं करेंगी. और सिंपली आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ की रसद में इजाफा होता है तो उसकी जो कीमत है वो फॉल कर जाती है. तो इस तरह से सप्लाई ऑफ लेबर जो है ज़्यादा होने की वजह से जो डिमांड फॉर लेबर है वो सप्लाई ऑफ लेबर ग्रेटर है डिमांड फॉर लेबर से, जिससे वेजेस फॉल करेंगी. अब जैसे जैसे वेजेस फॉल करेंगी, और वेज रेट के फॉल करने से होगा क्या कि फर्मों को अब कम पैसे देने पड़ेंगे, तो इस वजह से वो ज़्यादा लोगों को काम पर रखेंगी. जबकि अब लेबर को, मज़दूरों को कम पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वो अब पहले से कम सर्विसेज ऑफ़र करेंगे, यानी कम अपनी रसद जो है उसको ज़ाहिर करेंगे. और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, कब तक? जब तक हम ई पॉइंट पर वापस नहीं आ जाते. सेम इज़ द केस अगर वेजेस किसी वक्त कम हो जाती हैं, तो हमारे पास दैट इज़ सी पॉइंट एंड दैट इज़ डी पॉइंट. अब देखें उजरतें कम हैं, W/P 2 है, ये थी W/P 1. अब यहाँ पर क्या है, डिमांड फॉर लेबर डी पॉइंट पर है और सप्लाई ऑफ लेबर सी पॉइंट पर है. कम वेजेस पर फर्में क्या करती हैं, डिमांड फॉर लेबर, सस्ती चीज़ है तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी और सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगी. जब किसी भी चीज़ की तलब बढ़ती है तो और वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, यानी लोग काम ही नहीं करना चाह रहे, तो फर्मों को अपनी उजरतों को बढ़ाना पड़ेगा. जब फर्म्स अपनी उजरतें बढ़ाएंगी तो जाहिर सी बात है वो कम लोगों को काम पर रखेंगी. तो इस तरह से वेज इंक्रीज़ के साथ डिमांड जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, और क्योंकि अब ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इसलिए सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ होती जाएगी, और ऑटोमेटिकली इकॉनमी जो है वो इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाएगी, जिसको आप YF का नाम देते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ YF. सो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस की वजह से, देखा हमने क्लासिकल्स ने कहा था कि देयर इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, उजरतों की जो लचक पजीरी है उसकी वजह से इकोनॉमी में अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो भी जाता है, कोई अदम तवाज़ुन पैदा हो भी जाता है, तो उससे इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाएगी. थर्ड मार्केट है हमारे पास क्रेडिट मार्केट. क्रेडिट मार्केट, अब क्रेडिट मार्केट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट है. सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. दोनों फंक्शनल रिलेशनशिप में प्रीवियस लेक्चर में आप स्टडी कर चुके हैं कि सेविंग और इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है जब भी शरह सूद में इजाफा होता है, बचतों में इजाफा हो जाता है, और जब भी शरह सूद में कमी होती है तो सरमायाकारी में इजाफा हो जाता है. देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप एंड सेविंग हैज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप. अब जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, सो ये हमारे पास आ गया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पर आ गया आपके पास सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. अब वेन एवर देर इज़ इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो उससे क्या होगा, सेविंग हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट इज़
एस कर्व, इसको हमने थोड़ा नेगेटिव इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आपको याद हो तो सेविंग का स्टैंडर्ड फंक्शन है -S0 + SY, और ये हम शॉर्ट रन मॉडल अरसा कलील का मॉडल जो है वो स्टडी कर रहे हैं। अगर ये लॉन्ग रन मॉडल होता तो -S0 ना होता, S=SY होता। सो वी आर स्टडिंग द शॉर्ट रन मॉडल, इसलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड किया है। अब इन्वेस्टमेंट का जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, सो वी ड्रॉ अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, दैट इज आई कर्व। अब दोनों का इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, सो वो कहता है कि ये वो शरह सूद है, आई स्टैरिक एक ऐसी शरह सूद है जो बचतों और सरमायाकारी को आपस में बराबर कर देती है। ये ऐसी शरह सूद है जो बचतों और सरमायाकारी को आपस में बराबर करती हैं, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जब इकोनॉमी में बचतें और सरमायाकारी बराबर हो जाती हैं तो इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो आ जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। अब यहाँ पर हम एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करके देखेंगे कि इकोनॉमी में अगर कोई अदम तवाज़न पैदा होता है, यानी अगर शरह सूद में इजाफा हो जाता है I1, तो इससे होगा क्या, दैट इज A एंड B। अब देखें शरह सूद ज़्यादा मिल रही है बैंकों में तो लोग ज़्यादा बचते कर रहे हैं, यानी सेविंग्स इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग ज़्यादा होने से जब शरह सूद जब सरमायाकारी कम हो जाएगी तो सरमायाकारी का और शरह सूद का नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब सरमायाकारी कम होगी लोग डिमांड फॉर लोन्स, कर्ज़ों की तलब कम कर देंगे तो कर्ज़ों की कीमत भी कम हो जाएगी, यानी शरह सूद जो है वो कम हो जाएगी। जब शरह सूद कम हो जाएगी, कर्ज़े सस्ते मिलने लग जाएंगे तो सरमायाकारी में इजाफा हो जाएगा, और जब शरह सूद कम हो रही है तो लोगों को पैसा हॉर्ड करने का या बैंकों में रखवाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो सेविंग्स को रिड्यूस कर देंगे, और ये जो एक गैप डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ था वो ऑटोमेटिकली ई पॉइंट पर आ जाएगा। सेम इज़ द केस हियर कि अगर शरह सूद कम होती है तो इस कंडीशन में आपके पास दैट इज C एंड D। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास सरमायाकारी बहुत ज़्यादा है और बचतें बहुत कम हैं। अब जब सरमायाकारी बहुत ज़्यादा है तो डिमांड फॉर लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब डिमांड फॉर लोन्स, कर्ज़ों की तलब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कर्ज़ों की कीमत जो है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से जब शरह सूद बढ़ेगी तो लोग बचतें करना शुरू कर देंगे। जब लोग बचतें शुरू करेंगे तो सरमायाकारी इकॉनमी में ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, और ये जो एक गैप क्रिएट हुआ था ये ख़त्म हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मार्केट्स, कौन कौन सी मार्केट हमने पढ़ी है? सबसे पहले मेहनत की मंडी, गुड्स मार्केट यानी रियल सेक्टर इकोनॉमी, और थर्ड आपके पास आ गई क्रेडिट मार्केट, और फोर्थ चीज़ आपके पास आ गई क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, नज़रिया मिक़दार ज़र। इन चारों की मदद से हम क्लासिकल मॉडल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी आप जो हैं वो इन मार्केट्स को एक दफ़ा रिव्यू करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिकल मॉडल्स को जो है वो जनरेट करेंगे।